गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोग को बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा जो इस बार 12th का एग्जाम अभी दे चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अभी क्या करें, कैसे शुरुआत करें। क्योंकि स्टूडेंट कि लाइफ में 2-3 जगह उसे काफी ये शुरुआत करने में समस्या होती है। एक तो जब वो 10th का एग्जाम देता है कि उसे कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये विशेष समस्या होती है। और दूसरी समस्या उसे तब होती है जब वो 12th का एग्जाम दे चुका होता है। बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है कि अभी वो क्या करें। तो अगर ये मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ जाएगा कि आपको कंपटीशन की शुरुआत कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या सब कंपटीशन में इंक्लूड है और किन किन चीजों पे पढ़ना चाहिए। हम एसएससी की तैयारी करें तो किन सब चीजों पे फोकस करें, रेलवे का करें तो किन सब चीजों पे फोकस करें, ऐसे ही डिफेंस का या पुलिस का एग्जाम दें या स्टेट पीसीएस दें। तो ऑल एन एवरेज मैं आपको समरी के रूप में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। देखिए, जैसे कि मैंने टॉपिक भी डाल दिया है, कंपटीशन की सही शुरुआत कैसे करें। 12th पास करने के बाद बच्चों के मन में जो सबसे पहला डॉट आता है कि कंपटीशन की शुरुआत कब से करनी चाहिए, सबसे पहले यही समस्या है। अगर इस पे हम सही निर्णय लेते हैं तो हम जल्दी कंपटीशन क्रैक भी करेंगे। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं 12th के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेने के बाद स्टार्ट करते हैं। बहुत को लगता है कि 21 वर्ष के बाद तो बैंक पीओ का फॉर्म ही भराता है, ये बहुत सारे एग्जाम हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ही हम उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जानने की आपको जरूरत है कि सही समय कब होता है शुरुआत करने का। तो अभी आप 12th का एग्जाम दिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब आप 12th का एग्जाम दे चुके होते हैं तो शुरू करने का सबसे बेहतरीन समय यही होता है। और आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के थ्रू, जैसे कि कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू हमें शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए PYQ देखना, अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना। आपको सबसे पहले कंपटीशन का सिलेबस पलटना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपटीशन में क्या सब पूछा जाता है। कंपटीशन के प्रति बच्चों के मन में जो एक डर है, एक हवा बना के रखा है कि क्या आता है नहीं आता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, लड़की सबको 80% आ जाता है 12th में, लेकिन वो कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके मन से ये डॉट बहुत हद तक दूर हो जाएगा और आपको एक्चुअल में ये पता भी चल जाएगा कि कंपटीशन में क्या सब आता है, जिससे आप 12th के बाद आपको सब्जेक्ट चुनने में भी बहुत ही आसानी होगी। जैसे अक्सर मैं बच्चों को देखता हूं कि अगर कोई साइंस से है तो 12th के बाद वो कंटिन्यू कर लेता है फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ ऑनर्स। जैसे अकाउंट से है तो अकाउंट ऑनर्स को कंटिन्यू कर लेता है। लेकिन उसे हकीकत में ये नहीं पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए यूजफुल होगा। जैसे अगर किसी को दरोगा का एग्जाम देना है, वो अकाउंट ऑनर्स कर रहा है या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, तो बाद में जब वो एग्जाम देता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सभी तो मुझे यूजफुल हुआ ही नहीं, उसमें से कुछ भी आ नहीं रहा है एग्जाम में। ये इसलिए होता है कि हमने तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखा। तो मेरे दोस्तों, अभी आप 12th का एग्जाम दे चुके हैं, आप कोई भी स्ट्रीम चुनने से पहले सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और अपने गोल को डिसाइड कीजिए कि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, कि नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है, कि रेलवे का तैयारी करना है, कि डिफेंस में जाना है, कि पुलिस की तैयारी करनी है। आपको जिस चीज की तैयारी करनी है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट रखिए, आपका आधा काम यही आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, आप फोकस्ड हैं कि आप रेलवे की तैयारी करेंगे,
लेकिन आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो आपका वो सारा मेहनत वेस्ट चला जाएगा। आप बायोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं तो उसमें नहीं आने वाला है। हाँ, आपके ऑनर्स में वो जरूर फायदा पहुंचाएगा, लेकिन उससे आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहिए और अभी सही सब्जेक्ट से आपको शुरुआत करना चाहिए। जो सब चीज आपको हेल्प कर सकता है, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगा, वो सब्जेक्ट आप आगे रख सकते हैं। अगर हम भारत के सभी जनरल कंपटीशन को देखें, जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, जितना भी एग्जाम होता है हमारे देश के सभी एग्जाम में एक ही सिलेबस है। सिलेबस डिफर करता है सबका, लेकिन 4 ही पिलर के इर्द गिर्द सभी घूमता है। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये 4 पिलर क्या सब है, और इसको लेकर स्टूडेंट के मन में भ्रम भी बहुत रहता है। ये 4 पिलर में पहले आपको लिख देता हूं, जैसे कि मैथ, जीके, जीएस, जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। भारत के जितने सारे एग्जाम होते हैं, 1-2 एग्जाम को छोड़कर अधिकांश का सिलेबस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने जाइए, एलडीसी का दीजिए, सीजीएल का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए, डिफेंस का कोई एग्जाम दीजिए, दरोगा का एग्जाम दीजिए, पीसीएस का एग्जाम दीजिए। अब देखिए, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश, इसी 4 पोर्शन के इर्द गिर्द सभी का सिलेबस घूमता है। अब यह है कि जब आप तैयारी करेंगे तो आपको यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि किसमें क्या पूछा जाता है, क्योंकि सभी यही 4 चीज रहता है। लेकिन किसी एग्जाम में जीके जीएस ज्यादा आता है, किसी में जीके जीएस कम आता है, किसी एग्जाम में मैथ को प्रायोरिटी दिया जाता है, कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, लेकिन यही 4 चीज घूम कर आता है। मोटे मोटे स्तर पर यदि हम इसको देखें तो जब भी आप सेंट्रल कोई एग्जाम देंगे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एलडीसी का एग्जाम देते हैं, सीजीएल का एग्जाम देते हैं, या सेंट्रल आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, तो आपको मैथ भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। जैसे समान वरीयता दिया गया है, मतलब उसमें आपको इंग्लिश भी आएगा। जैसे अगर सीजीएल का आप एग्जाम देने जाते हैं तो जैसे पीटी का एग्जाम होगा तो आपको मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश सभी इक्वल में रहेगा। फिर उसके बाद आप मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो मैथ पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा। तो एक चीज आपके मन में बस जाना चाहिए, आपके दिलों में बस जाना चाहिए, यदि आप सेंट्रल किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश पे फोकस करना ही होगा। तो आपको इंग्लिश साउंड करना है। अगर आप सेंट्रल एग्जाम स्किप कर रहे हैं, अगर आप सीजीएल का फॉर्म नहीं भरने वाले हैं, एलडीसी का फॉर्म नहीं भरने वाले हैं, या सेंट्रल जैसे बैंक का फॉर्म नहीं भरने वाले हैं, तो ही आप इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं। नहीं तो आपके मन में बस जाना चाहिए कि यदि आप ख्वाब देख रहे हैं, यदि आपका ड्रीम है सीजीएल की तैयारी करने का, तो आपको इंग्लिश बहुत ही साउंड रखना होगा, मैथ भी साउंड रखना होगा। इस हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करता रहता है लेकिन इंग्लिश पे फोकस नहीं करता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिसका इंग्लिश वीक है, अभी उसका इंग्लिश वीक है, वो उतना नहीं कवर कर पा रहा है। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि बिहार सरकार का आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जैसे बिहार का एसएससी देने जाते हैं या बीपीएससी देने जाते हैं, बिहार सरकार का एग्जाम जब भी होगा नॉर्मली कोई, तो इंग्लिश को वरीयता नहीं देगा, इंग्लिश नहीं पूछेगा बिहार सरकार के एग्जाम में। जैसे कि बिहार का एसएससी होगा, इंग्लिश उसमें नहीं रहेगा। जैसे कि बीपीएससी है तो उसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप बिहार सरकार के एग्जाम को विशेष रूप से प्रायोरिटी देकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा है जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जैसे कि सेना का तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो भी उसको इंग्लिश पे उतना
ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को उस समय उतना वरीयता नहीं दिया जाता। जैसे बिहार पुलिस का भी आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो जैसे बिहार सरकार का कोई भी एग्जाम या डिफेंस का कोई एग्जाम, जैसे रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस समय आप इंग्लिश को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। बिहार सरकार के एग्जाम में और रेलवे के छोटे स्तर के जितने सारे एग्जाम हैं उसमें इंग्लिश को उतना वरीयता नहीं दिया जाता है। हाँ, इसमें आपको जीके जीएस की वरीयता रहेगी। जब भी आप बिहार सरकार का कोई भी एग्जाम देंगे तो आप देखिएगा सर्वाधिक मात्रा में जीके जीएस पूछा जाता है, फिर रीजनिंग पूछा जाता है। जैसे कि आप बिहार सरकार का आप बिहार का एसएससी का ही एग्जाम देने जाइए तो 75 क्वेश्चन करीब करीब जीके जीएस से ही रहता है, फिर रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, 25-25 करके दे सकता है, या कभी रीजनिंग का संख्या ज्यादा कर सकता है, मैथ की संख्या कम कर सकता है, कभी मैथ की संख्या बढ़ा सकता है। आप रेलवे का एग्जाम देने जाइए, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जाते हैं तो 100 में 70 प्लस क्वेश्चन केवल जीके जीएस से रहता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में ये बसा होना चाहिए कि आप किस तरह के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप रेलवे पे ही फोकस्ड हैं तो आप इंग्लिश को छोड़ सकते हैं या थोड़ा कम लेवल की तैयारी करके भी अपना काम चला सकते हैं। अगर आप बिहार सरकार के ही स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इंग्लिश को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, एलडीसी, सीजीएल और ऐसा बहुत सारा एग्जाम, यहाँ तक कि एमटीएस भी देने जाएंगे, तो आपको इंग्लिश पे पूरा फोकस करना है। फिर आपका मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए ये है कि हम किस तरह, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कहते हैं मुझे रेलवे की तैयारी करनी है या बिहार पुलिस की तैयारी करनी है, या अभी लोग कहते हैं एसएससी है, फिर उसके बाद एक ग्रुप डी का फॉर्म निकल गया तो उसका अलग से तैयारी करना है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि सब कुछ का अलग अलग तैयारी नहीं किया जाता है। आपको अगर सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम सेंट्रल एग्जाम के लेवल में तैयारी करते हैं, अगर हम एलडीसी या सीजीएल के लेवल पे तैयारी कर लेते हैं तो बाकी किसी भी एग्जाम में हम बैठेंगे तो हमारे बिना तैयारी किए हुए भी क्वालिफाई होने की संभावना रहेगी, बशर्ते कि आप एग्जाम देने से 5-7 दिन पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ प्रैक्टिस सेट बना लीजिए। जैसे कोई बच्चा अगर सीजीएल का अच्छे से तैयारी किया है तो बिहार पुलिस ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएगा, रेलवे का एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई कर सकता है, डिफेंस का एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई कर सकता है। एलडीसी की तैयारी करने वाले बच्चे दूसरे एग्जाम में बैठे तो ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे, इससे निचले लेवल का जितना है। लेकिन अगर कोई बिहार पुलिस का स्पेशली तैयारी कर रहा है, अगर रेलवे का स्पेशली तैयारी कर रहा है तो वो सीजीएल नहीं क्वालिफाई कर सकता क्योंकि उसका मैथ वीक होगा। इसलिए मैं बच्चे को अक्सर कहता हूं जो अभी फ्रेश 12th का एग्जाम दिए हैं कि आप सीजीएल को टारगेट बना के तैयारी करिए। सीजीएल के लेवल का, एलडीसी के लेवल का आपका तैयारी हो जाएगा तो इससे निचले के लिए आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए आपको फॉर्म निकला है तो उसका अलग से तैयारी करना है, आपको सीजीएल का तैयारी है तो आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, फिर जब उसका एग्जाम होगा तो आप उसका प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, एक गाइड थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को आप देखते हैं कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा था लेकिन टीचर का फॉर्म आया, भारत सीटेट क्वालिफाई कर गया, टेट क्वालिफाई कर गया, अलग से नहीं तैयारी करना पड़ा। लेकिन कोई सिर्फ टेट का तैयारी करने वाला स्टूडेंट कभी सीजीएल क्वालिफाई नहीं कर सकता। बहुत सारे आप ग्रामीण एरिया में भी देखे होंगे कि बहुत सारे आपके सीनियर भैया लोग बैंक पीओ का तैयारी करते होंगे या सीजीएल का तैयारी करते होंगे, लेकिन वो टीचर वाला एग्जाम दिए क्वालिफाई कर गए, टीचिंग में जॉब हो गया। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि केवल टेट की तैयारी करने वाला स्टूडेंट सीजीएल क्वालिफाई कर गया होगा, क्योंकि सिलेबस में डिफरेंस है। तो आप अभी जो फ्रेश 12th पास बच्चे हैं उसको टारगेट रखना चाहिए, वो सीजीएल के लेवल की तैयारी करेगा। फिर आपका मैथ भी उतना ही स्ट्रांग होगा, जीके जीएस भी स्ट्रांग होगा, रीजनिंग भी स्ट्रांग होगा, इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा। बाय द वे एलडीसी सीजीएल का एग्जाम देते रहते हैं और फिर इस बीच में दूसरा एग्जाम सब अगर आता है, जैसे रेलवे का एग्जाम आ जाता है, डिफेंस का आ जाता है, बिहार पुलिस का आ जाता है या बिहार का एसएससी आ जाता है, तो पीसीएस नहीं, इससे आपको पीसीएस नहीं होगा, पीसीएस यूपीएससी का लेवल अलग है। लेकिन अगर ये सब आ जाता है तो आप इसके तैयारी करते हुए भी इसका फॉर्म देंगे, आपको जॉब हो जाएगा। और दूसरी विशेषता यह है कि सेंट्रल सरकार का एग्जाम रेगुलरली होता है, बीच में कुछ अनियमितता आई है सीजीएल के एग्जाम में भी, लेकिन फिर भी इसमें रेगुलरिटी है। लेकिन बाकी एग्जाम में कोई रेगुलरिटी नहीं है। जैसे बिहार एसएससी का एग्जाम, फॉर्म भराएंगे आज, एग्जाम लेगा 4 साल के बाद, हो सकता है वो भी नहीं हो, एग्जाम होगा फिर कैंसिल हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि 2020 में आ रहा है तो 2021 में आएगा ही।
लेकिन ये सीजीएल एलडीसी वगैरह का फिक्स है, ये हर साल आएगा। कभी कभी किसी वजह से इसमें लेट हो सकता है, लेकिन ये नियमित रूप से आएगा। तो अगर आप इसका तैयारी करते हैं तो आप हर साल एग्जाम दे सकते हैं। अब केवल टेट का तैयारी कर रहे हैं तो टीचर का कोई फिक्स नहीं है, टेट का एग्जाम अभी मतलब टीचर का वैकेंसी हर साल आएगा ऐसा फिक्स नहीं है। अब आप टेट निकालने के बाद भी बैठे रहिए, तो आपको ये तैयारी करना है। बाय द वे बीच में टीचिंग वाला आ गया तो उसमें भर देना है, हो जाएगा आपका। लेकिन ये रेगुलर सेंट्रल सरकार का रेगुलर मतलब फॉर्म आता है, इसका वेतनमान भी नियमित रूप से इंक्रीज होता है। तो आप दिल दिमाग में ये बसा लीजिए कि आपको सीजीएल का तैयारी करना है, एलडीसी का तैयारी करना है। उसके तैयारी करने से ये होगा कि बाकी एग्जाम वगैरह आप तैयारी करते करते बीच में रेलवे का फॉर्म आ गया, भर दीजिए, क्वालिफाई कर जाइएगा। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। बिहार एसएससी का आ गया, आपको 2-3 महीने का फॉर्म निकलने के बाद एग्जाम होने से पहले 2-3 महीने का वक्त मिलता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, क्वालिफाई कर जाइएगा। बिहार पुलिस का एग्जाम आ गया, थोड़ा सा फिजिकल ठीक करके रखिए। रिटेन तो आप निकाल ही लीजिएगा, सीजीएल वाला कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएगा तो बिहार पुलिस का वो रिटेन नहीं निकालेगा, आर्मी का रिटेन निकाल देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये विशेष रूप से रिक्वेस्ट करके मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप अभी फ्रेश हैं, अभी आप एलडीसी और सीजीएल की तैयारी करिए, और सीजीएल के ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होगा और ये सब आपके बीच में ऐसे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस समय। और अभी आपको शुरुआत कर देना है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सोचता है कि अब क्या करें, तब आपके पास वक्त नहीं रहेगा। और सीजीएल का तैयारी करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8-9 महीने तो आपको पूरा सिलेबस कवर करने में लग जाएगा, और आप क्विकली भी करते हैं तो 6 महीना लग जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट बनाना है, फिर उसका अभ्यास करना है, फिर आजकल कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो वक्त लगेगा। शुरुआत अभी आपको कर देना चाहिए और उस हिसाब से आप सब्जेक्ट का चयन भी करेंगे। देख लीजिए आप, तो आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कि क्या एग्जाम होता है, कैसे किसका तैयारी करना है। सबका सिलेबस अलग अलग नहीं है, सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करने से ये सब कवर हो जाता है। अभी मैं पीसीएस और यूपीएससी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक जो एग्जाम होता है जिसके बच्चे सामान्यतः जिसका फॉर्म भरते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अलग अलग इन चारों चीजों पे चर्चा करूंगा कि मैथ में क्या आता है, क्या पढ़ना है, जीके जीएस में नॉर्मली क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है। फिर इस सब पे मैं एक सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए अच्छे से, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब देखिए सबसे पहले हम मैथ पे चर्चा करते हैं, मैथमेटिक्स पे, क्योंकि सेंट्रल एग्जाम सब आप दीजिएगा तो सबसे स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट मैथ होता है, और बाकी एग्जाम में आप दीजिएगा तो मैथ का एक वरीयता होता है। मैथ अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मार्क आएगा ही, बट जीके जीएस में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैथ पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। अब देखिए मैथ के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपटीशन के एग्जाम में मैथ में किस तरह का क्वेश्चन आता है। ऐसे तो मैं इस पे सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, बट एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के सभी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में अंडर 10 का ही मैथ आता है सामान्यतः। आप रेलवे का एग्जाम देने जाइए, एसएससी का एग्जाम देने जाइए, बिहार पुलिस का दीजिए, सेना का दीजिए, बीपीएससी का एग्जाम दीजिए। बीपीएससी में किसी बार 11-12 का भी एक दो मैथ दे देता है, बट सामान्यतः यूपीएससी का भी एग्जाम दीजिए, सीसेट वाले पेपर में अंडर 10th का 10th लेवल का मैथ आएगा। मेरे प्रिय दोस्तों 10th का ही मैथ आता है, 10th से नीचे का 6, 7, 8 मुख्य रूप से 6, 7, 8 का मैथ आता है। आपको पता होना चाहिए। वे बहुत बच्चे इस तरह से कंपटीशन की तैयारी नहीं करते, उनका मैथ वीक है, तो उनका सबसे पहले ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि 10th लेवल का मैथ आता है। और बहुत बच्चों का ये भ्रम भी दूर हो जाना चाहिए, जैसे बहुत को लगता है कि वो मैथ ऑनर्स या कोई चीज इसलिए कर रहा है कि उसका कंपटीशन का मैथ ठीक हो जाएगा। उसे पता होना चाहिए कि 11, 12 और ग्रेजुएशन का मैथ नहीं आता है मेरे प्रिय बंधु, इसमें केवल 10 तक का मैथ आता है। और कंपटीशन का जो मैथ है और जो 11, 12 और ग्रेजुएशन का मैथ है बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो तैयारी करने से आपको इधर कोई खास हेल्प नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उधर का प्रोसेस अलग है, उधर का तैयारी अलग है और इधर का तैयारी अलग है। और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि इस 10th तक के मैथ में भी 6th का, 7th का और 8th का मैथ विशेष रूप से आता है। 9, 10th का मैथ उतना नहीं आता है, 6th, 7th, 8th
अर्थमेटिक पे अभी भी एग्जाम में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो 6th 7th 8th में जो हमारा चैप्टर इंक्लूड है, रेलवे, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का एग्जाम तो यहीं तक घूम के रह जाता है, 9 10 को टच ही नहीं करता है। अगर आप सीजीएल वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं तभी वो एडवांस मैथ को टच भी करेगा, एलडीसी में टच करेगा, लेकिन रेलवे, बिहार एसएससी सब 6 7 8 तक घूम के रह जाएगा। तो 6th 7th 8th का मैथ आता है। आप इसमें जो भी चैप्टर पढ़े होंगे, अब ये अलग बात है कि आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, जैसे समय और काम, समय और दूरी, मजदूर, नल और टंकी, जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो छोटे छोटे चैप्टर आप बचपन में पढ़े थे वही आता है। तो 6th 7th 8th मैं आपको विशेष रूप से सलाह दूंगा कि जिन बच्चों का मैथ बहुत ही वीक है, कंपटीशन से डर लगता है, वो सीधे मोटी किताब नहीं पकड़े। वो तो क्या होता है, कंपटीशन की तैयारी करते ही गए मार्केट में एक मोटा सा बुक उठा के ले आए 1000 पेज वाला, अभी डर रहे हैं, अभी तभी से उसको डर लगने लगता है कंपटीशन के प्रति, कंपटीशन इतना भारी है कौन तैयारी करेगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपका मैथ वीक है तो मैं एक बुक का आपको नाम बता रहा हूं, 6th 7th और 8th के मैथ को फिर से बना लीजिए। और आरएस अग्रवाल का एक बुक आता है, आरएस अग्रवाल का 6th के 7th के और 8th के लिए एक पतली सी बुक आती है, जिसमें आरएस अग्रवाल का ये बुक उसी तरह से चैप्टर को इंक्लूड किया है जैसे कि कंपटीशन में है। तो ये आरएस अग्रवाल का बुक आप बना लीजिए, 6th का बना लीजिए, 7th का बना लीजिए, 8th का बना लीजिए। इससे आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये 6 7 8 का आप अच्छे से बना लेते हैं तो उसके बाद आप शुरुआत करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी आप 12th कर चुके हैं, आपको ये बनाने में ज्यादा समस्या नहीं होगा। आपका कितना भी मैथ वीक है, आप 1 महीने में ये तीनों बुक समाप्त कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपका 2 महीना लगेगा किसी का बहुत वीक है तो। और इसमें चैप्टर सब रिलेटेड भी है, तो 6th 7th और 8th का बना लेना है। फिर इसके बाद आप 9 10 का बना लीजिएगा फिर से। कोई अगर एडवांस मैथ को बहुत बढ़िया करना चाहता है तो आर डी शर्मा का बना सकता है 9th और 10th का। 9 10 का एनसीईआरटी भी देख लीजिए। इतना करने के बाद अगर ये आपका ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप कोई एक बेसिक मैथ का बुक बनाइए। बहुत सारा बुक मत मार्केट में ट्राई कीजिए, कोई भी एक अंकगणित का सबसे पहला एक बेसिक सा बुक पलटिए। जैसे कि ग्रामीण बच्चों के लिए मैं प्रिस्क्राइब करना चाहूंगा, बहुत सारा बुक मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारा बुक नहीं, एक ही बुक को कई बार बनाइए। जैसे सगीर अहमद का एक अंकगणित आता है वो ले लीजिए, या आरएस अग्रवाल का अंकगणित। जैसे मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, जब ये बुक आप ले लेंगे तो ये देखिए आरएस अग्रवाल का ये वस्तुनिष्ठ अंकगणित है। इसमें बहुत 30-35 चैप्टर दिए हुए हैं, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप बिना टीचर के हेल्प के भी बना सकते हैं। तो इसको ही कई बार बनाना है, बहुत सारा बुक नहीं बनाना है, इसी को 3-4 बार बनाना है होल एंड सोल। रेलवे, और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं रेलवे के एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में, और फिर ये टेट वाला सब जितना एग्जाम होता है, बिहार एसएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, आपको 1 नंबर का मैथ नहीं छूटेगा। अगर कभी छूटेगा तो आप बताइएगा, इसको पूरा बनाना है। लेकिन आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक पूरा बनाने के बाद, ये होल एंड सोल बनाने के बाद एडवांस मैथ के लिए आपको कुछ और बुक पढ़ना है। सॉरी, तो आरएस अग्रवाल का इसके बाद बना लेना है। और मैंने आपको बुक भी दिखा दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इसके बाद हालांकि आरएस अग्रवाल बनाने से आपको सीजीएल सब में भी 70% क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट इसके बाद आरएस अग्रवाल को 2-3 बार बना लेते हैं आप, आपको लगता है इसका हर क्वेश्चन बन रहा है, उसके बाद एडवांस के लिए आपको 1-2 बुक बना सकते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म का आता है, मटेरियल अलग से, क्षेत्रमिति के लिए अलग, मेंसुरेशन के लिए अलग, ज्योमेट्री के लिए अलग, ट्रिगोनोमेट्री के लिए अलग, उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनाइए। मैं आप लोग को एक काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बहुत सारा बुक ट्राई न करें। बच्चों में ये सबसे बड़ी गलत प्रवृत्ति होती है कि वो ढेर सारा बुक खरीद लेते हैं, ये सबसे पहला मिस्टेक होता है। आप एक ही बुक खरीदें, उसको कई बार बनाएं, उस पर ट्रस्ट रखें। मैंने एक ही बुक बनाया है, बट मुझे सामान्यतः मैथ के क्वेश्चन में उतना दिक्कत नहीं होता है, जबकि मैं भी मैथ के कमजोर स्टूडेंटों में से रहा हूं। लेकिन सामान्यतः स्कोरिंग जितना चाहिए उतना तो मैं ले आता हूं। बीपीएससी के सब क्वेश्चन बना लेता हूं, सीसैट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और एलडीसी के, एसएससी के एग्जाम तो वो मैंने क्रैक भी किया है, तो उसमें भी मुझे समस्या नहीं हुई। मैं सिर्फ आरएस अग्रवाल बना के गया था और प्रीवियस ईयर के सेट मैंने लगाया था, और उसके बाद मैंने कुछ प्लेटफॉर्म का मटेरियल बनाया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से मैथ के बारे में समझ में आ गया होगा।
दो तीन डॉट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि आप मैथ में बहुत कमजोर हैं, तो आप एक्सक्यूजेस मत बनाइए, आप तैयारी कर सकते हैं, ये कोई बाधा नहीं बनेगा। अंडर 10th का आता है, प्लस आपके मन से ये भय भी दूर हो गया होगा कि जो मैथ ऑनर्स है वो पहले आपसे क्रैक करेगा। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैथ ऑनर्स और 11th-12th से कोई नहीं आ रहा है। प्लस जो ऐसा सोचते हैं कि मैथ ऑनर्स करने से उनको कंपटीशन में हेल्प मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। आपको लगाव है, आप कर सकते हैं, आप नेट का एग्जाम निकालेंगे, मैथ का प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेकिन रेलवे एसएससी में आपको फिलहाल उससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का चैप्टर इसमें नहीं है, तो हमारे लिए काफी इजी है। और दोस्तों आपके 11th-12th में जो साइंस रखते हैं, कैसे सीना का इतना मोटा मोटा बुक बनाते हैं, सोचिए आप कितना मेहनत करते हैं। वो मेहनत एक बार आप अगर दिखा दीजिए ग्रेजुएट 12th करने के बाद, तो आप कितना जल्दी क्रैक कर लेंगे। केसी सिन्हा का एक मोटा जो बुक होता है, वैसा वैसा 4 खंड हम लोग पढ़ते हैं 12th में, जैसे अलजेब्रा का अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, ट्रिगोनोमेट्री अलग। इधर तो एक ही आरएस वाला काम गणित है, बना दीजिए ना, टारगेट रखिए 2 महीना में एक बार, 1 साल में 6 बार बनाइए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन याद कर लीजिए। आप ट्रस्ट कीजिए, एलडीसी और सीजीएल सब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाटा वाइज पूछ देता है। आप ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइए आरएस वाला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का 5-6 बार। आप एग्जाम देने जाइए तो आपको लगेगा डाटा सहित मिल रहा है, इतना इजी लगेगा। मेहनत करके बनाना है, डेली 2-3 घंटा बनाना है मैथ। तो मैथ में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं रह गया होगा, अच्छे समझ आ गया। अब हम लोग दूसरे चीज पर डिस्कशन करते हैं। चलिए अब मैं आपको जीके जीएस के बारे में बताने वाला हूं। हमारे अधिकांश एग्जामों का जीके जीएस एक महत्वपूर्ण खंड होता है। जैसे रेलवे का एग्जाम देने जाइए या सीजीएल का एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी सब में तो आप देखिएगा जीके जीएस बहुत सारा ऐसा हमारे देश में एग्जाम होता है जो जीके जीएस अकेले आपको सफलता दिला देगा। जैसे कि यूपीएससी का सभी पेपर ही जीके जीएस है, जैसे बीपीएससी जीके जीएस पे ही बेस्ड है, सभी पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम। और रेलवे सर के एग्जाम में भी ग्रुप डी सब में जीके जीएस में इतनी क्षमता है कि अकेले आपको क्रैक करवा सकता है। बिहार एसएससी के एग्जाम में अकेले जीके जीएस ही आपको क्रैक करवा देगा। जैसे डिफेंस, पुलिस, ये जितना एग्जाम होता है इसमें जीके जीएस की बहुत ही वरीयता होती है। लेकिन बच्चों में जीके जीएस के पढ़ने का अलग अलग तरीका मैं देखता हूँ। अभी वो ऐसे तरीके से पढ़ते हैं कि उनके कितना भी पढ़ के जाते हैं सर के ऊपर से जीके जीएस गुजर जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीके जीएस में क्या सब आता है। आपको सिस्टमेटिकली एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना है। बच्चे प्रभात खबर से 5 जीके जीएस पढ़ लेते हैं, उनका लगता है जीके जीएस ठीक है, किसी ऐप से 5 जीके जीएस देख लिए। नहीं दोस्तों, ऐसा भूल आप मत कीजिएगा, ऐसे आपसे नहीं होगा। जीके जीएस एक बहुत बड़ा खंड है जिसमें मैंने अभी यहाँ देखे लिख दिया है कितना खंड इसमें आता है। हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। चौथा पॉलिटी, पॉलिटी मतलब राजनीति नहीं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, किसने किसको गाली दिया, ये एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, आर्टिकल क्या कहता है, फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, प्रधानमंत्री का क्या शक्ति है, राष्ट्रपति का क्या शक्ति है। ऐसे मैं पॉलिटी स्टार्ट ही करने वाला हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो पॉलिटी से फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 7 क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद करंट, हालांकि बहुत सारे एग्जाम में अब करंट का बहुत ही वरीयता है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में 30+ क्वेश्चन अभी करंट से दे रहे हैं, बीपीएससी के एग्जाम में 30 क्वेश्चन करंट से डाल रहे हैं। बट आप सौभाग्यशाली हैं कि अभी भी एसएससी सब में उतना क्वेश्चन करंट से नहीं डाला जाता है, 5 से 10 क्वेश्चन करंट से डाला जाता है। करंट का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ना है। अब ऐसा हर कुछ न्यूज में आ रहा है, पढ़ रहे हैं करंट के लिए। कोरोना वायरस में कितना आदमी रोज मर रहा है, देख रहे हैं, करंट तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं आएगा कि कोरोना वायरस में 24 अप्रैल को कितना व्यक्ति मारे गए, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा वो मैं जो बताऊंगा आप उससे समझ जाएंगे। तो करंट 5 से 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। और मिसलेनियस, अलग अलग एग्जाम में मिसलेनियस का अलग अलग वैल्यू है। जैसे रेलवे का ग्रुप डी का देने जाइएगा तो सबसे प्रथम कौन, सबसे अंतिम कौन, ये सब बहुत तरह का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे भारत का प्रथम आईएएस अधिकारी कौन, प्रथम महिला, प्रथम एवरेस्ट पे चढ़ने वाला, ये किसी टॉपिक के अंतर्गत कवर नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको मिसलेनियस लिख दिया है। ग्रुप डी सब में इसकी वरीयता है, अदरवाइज इससे कवर हो जाता है। तो ये देखिए, ये 10 क्वेश्चन है जीके जीएस में, काफी बड़ा सिलेबस है लेकिन काफी आसान भी आप सिस्टमेटिकली पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या सब पढ़ना है। जैसे ये 3 चीजें आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
बहुत बच्चा को ये लग रहा होगा मैं तो आर्ट स्ट्रीम से हूं, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे होगा मुझसे। डरिए मत, सबसे पहले ये समझ लीजिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहां से आता है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो मैंने इसमें लिखा है वो अंडर 10th का है। अंडर 10th से बाहर एक भी नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके रेलवे में एसएससी में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, कभी भी 11th 12th का कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा, जैसे बहुत बच्चा इसलिए भी साइंस ऑनर्स रख लेता है कि उसको लगता है कि साइंस ऑनर्स करने से ये साइंस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं, फिजिक्स ऑनर्स करने वाला स्टूडेंट हो सकता है कि ग्रुप डी के फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में अंतर है। वो नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, आईआईटी का क्वेश्चन बना देगा, लेकिन एसएससी का क्वेश्चन हो सकता है नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे मस्तिष्क का फंक्शन पता होगा, लेकिन मस्तिष्क कितने केजी का होता है, कितना ग्राम होता है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है वो नहीं पता होगा। तो दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग चीजें पढ़ना है। हमारे एग्जाम में दूसरी तरह की चीजें पूछा जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और ये जो बायोलॉजी है वो अंडर 10th का है, इजीली हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी साइंस ऑनर्स करने वाला को इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अंडर 10th का ही आता है, सबके लिए इक्वल है। उसके बाद अगर हम 50 क्वेश्चन के लेवल में देखें कि किससे कितना आता है, तो सबसे पहला बढ़िया हिस्ट्री का है। बहुत सारे एग्जाम में तो अकेले हिस्ट्री बहुत हद तक कवर कर देता है। जैसे बीपीएससी का एग्जाम देने जाइए तो 140 में से 30 तक क्वेश्चन केवल और केवल हिस्ट्री से आ जाते हैं। हिस्ट्री जीके जीएस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और हिस्ट्री बहुत सारी चीजों को भी कवर करता है। एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया, थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाता है। वो हम लोग पढ़ेंगे, मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 50 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 7 से 8 मार्क का हिस्ट्री से आएगा। इसी तरह ज्योग्राफी भी एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, और बच्चों को ज्योग्राफी से उतना लगाव भी नहीं होता है, इसलिए ज्योग्राफी में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, कहीं से कहीं लोग याद कर लेते हैं। ज्योग्राफी का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है। जैसे सबसे पहले तो हमें जनरल ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, बचपन से हम इकोनॉमिक्स तो उतना पढ़ते ही नहीं है, इसलिए इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी 10th तक हम उतना नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपके लिए एक अहम हिस्सा है। सबसे 7-8 करके आता है। हाँ, हिस्ट्री का थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आता है अपेक्षाकृत इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी का। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी समान रेंज में रहता है। इकोनॉमिक्स में आपको स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना है, और कुछ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी पढ़ना है। ये सभी मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको अंडर 10th का बुक पढ़ लेना है। 9-10th का आप पढ़ लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सभी बुक, और उसके बाद कोई एक लुसेंट का आप पढ़ लीजिए जीएस, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो मैं जो क्लास लूंगा वो वीडियो देखने के बाद तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा, कभी नहीं आता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बट आपका बेसिक बहुत ही वीक है, तो आप सुगम विज्ञान जो होता है 9-10th का, उसे होल एंड सोल पढ़ लीजिए। इजी क्वेश्चन आता है। 9th के 10th के बच्चों को जो याद रहता है वही क्वेश्चन आता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? वोल्टमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए किसी यंत्र का उपयोग होता है। दाब का यूनिट क्या है? सदिश राशि क्या है? अदिश राशि क्या है? इतना इजी क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि आप आसानी से कर लीजिएगा। आपको हवा बना के नहीं रखना है, काफी इजी है। आपको 9-10 का पढ़ लेना है। उसके बाद करंट, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो कम से कम आपको 6 मंथ का बेसिक करंट देख के जाना है। हाँ, अब हर एग्जाम के लिए करंट का अप्रोच अलग अलग है। यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो अलग तरह का करंट आता है, लेकिन आपको एसएससी रेलवे का करना है तो नॉर्मल करंट आता है। अब ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देके 2024 में 2020 से करंट पूरा कवर कर रहे हैं। अब बच्चों को मैं बोल देता हूँ करंट देखना है तो लग गए, 5 घंटा करंट नहीं दे रहे हैं, 3 घंटा पेपर पढ़ रहे हैं, राजसभा टीवी देख रहे हैं, डीडी न्यूज देख रहे हैं। उतना नहीं करना है, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग करना है। आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें करंट का कितना डिमांड है, और जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे प्रीवियस 6 महीने का, मैक्सिमम 1 साल, बट एटलीस्ट 6 मंथ का आपको करंट देख के जाना है। और मिसलेनियस, लुसेंट का जीके जीएस देखिएगा तो उसके लास्ट पार्ट में मिसलेनियस का 4-5 चैप्टर दिया रहता है, तो आप उससे मिसलेनियस का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा। 50 में 40-45 के आसपास क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 2-4 नंबर के क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। हाँ, आपका उस 2-4 क्वेश्चन में आपको देखा जाएगा आपका प्रेजेंस ऑफ पॉइंट कितना है। वो 2-4 क्वेश्चन में ऑप्शन के आधार पर, एलिमिनेशन मेथड के आधार पर आप बना सकते हैं।
कि 50 में 50 क्वेश्चन नहीं है होगा। हाँ, इतना समय आप देख के जाइएगा तो 45, 46, 47 इतना हो जाएगा। तो ये जीके जीएस का पोर्शन है। जीके जीएस के हर एक टॉपिक पे जैसे कि मैं कल या परसों से ही आपको पॉलिटी शुरुआत करूंगा और आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते जाऊंगा, आपको कहीं कोई डॉट नहीं रह जाएगा। तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं बेसिक, अगर आप एसएससी रेलवे या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं। आपको यूपीएससी या बीपीएससी वालों के लिए काम नहीं करेगा, तो आप बेसिक 1-2 बुक खरीद सकते हैं जो आप घर पे रख सकते हैं। घर पे बुक होता है तो थोड़ा अच्छा फील आता है। जैसे कि आप लुसेंट का एक मैं कहूंगा बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में यूज करते हैं, ये बुक खरीद सकते हैं, सामान्य ज्ञान। इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब दिया हुआ है और आप सिलसिलेवार ढंग से उसे पढ़ सकते हैं। जीएस भी कवर किया हुआ है। मिसलेनियस है, अभी देखिए लास्ट पार्ट में बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि मिसलेनियस क्या है। अब देखिए ये जो लास्ट पार्ट में दिया हुआ है, जैसे भारत में प्रथम, ऐसे करके देखिए बहुत सारा चीज दिया हुआ है, भारत में प्रथम राज्य। तो ये जो है ये मिसलेनियस वाला पार्ट है, इससे आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एक बुक और ले सकते हैं जैसे कि वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। इसमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बाद इस बुक के थ्रू जाइए और आप उसमें देखिए कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको, जैसे मान चले मैं आपको पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे मैं शुरुआत करूंगा तो पहला चैप्टर आपको लूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, मतलब भारत के संविधान निर्माण का जो प्रारंभिक इतिहास है वो पहला चैप्टर है। तो आप वो चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से सब दिया हुआ है। अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अब 1813 का चार्टर एक्ट क्या है, जैसे संविधान सभा में आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बना, कितना दिन लगा, कौन संविधान के पिता कहे जाते हैं, कौन सब थे, कौन सा समिति था, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो आप ये 2 बुक ले सकते हैं, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, इनफ है। जीके जीएस में 2 बुक और प्लस मेरा क्लास देखिए पर्याप्त है। 1 नंबर का एसएससी रेलवे सीजीएल एमटीएस सब जितना सारा एग्जाम होता है 1 नंबर इधर से उधर नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। रेलवे सब में 1 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 2-4 तो आप छूटते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम करेगा। 2 बुक से ज्यादा नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि जीके जीएस का नाम सुनते ही 50 बुक खरीद लिए, तो 2 बुक पर्याप्त है। लेकिन अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, कुछ आप पढ़ लीजिए। जैसे आप 9th 10th का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आपका ज्योग्राफी का बेस ठीक हो जाएगा। 9th 10th का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। हिस्ट्री में अगर आप चाहें तो 11th 12th का हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जैसे आर.एस. शर्मा का एंशिएंट इंडिया है वो पढ़ लीजिए, मिडाइवल इंडिया सतीश चंद्र का है वो पढ़ लीजिए, और बिपिन चंद्र का मॉडर्न इंडिया है वो पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, इतना आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप 6, 7, 8 का पुराना वाला हिस्ट्री है वो पढ़ सकते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए 9th 10th में जो सुगम विज्ञान है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ते हैं, उसको ऑनेस्टली लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लीजिए। अभी समझिए 9th 10th के आप स्टूडेंट हैं और एक बार पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल मैं क्लास दूंगा उससे हो जाएगा। पॉलिटी के लिए भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, करंट में पढ़ाऊंगा। मिसलेनियस के लिए वही लुसेंट का जो लास्ट वाला पेज है वो कर लीजिए। फिर क्या हो गया, हिस्ट्री के लिए आपको कुछ पढ़ लेना है, 6, 7, 8 का पुराना वाला बुक, या आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र और बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए 9th 10th के ज्योग्राफी का थ्रूली एक बार रीडिंग दे दीजिए, समझ में आए चाहे नहीं आए, क्योंकि वर्ड सुना रहता है तो समझ में आता है। जैसे आप उसमें कुछ सुन के रखेंगे, जैसे आर्कियोपेलिगो आप सुन के रखे हैं ज्योग्राफी में, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आर्कियोपेलिगो क्या होता है तो वो आपको सुना रहेगा तो हिट करेगा आपके माइंड में और जस्ट समझ में आएगा। जैसे आप सुन के रखेंगे मौर्य वंश, तो आपको ज्यादा पता नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा कि मौर्य वंश क्या था, किसने स्थापना किया, कैसे विनाश हुआ, कौन अंतिम राजा था, तो आपको वो दिल में कनेक्शन बनता है, सुने हुए वर्ड से रिलेशन बनता है। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप बायोलॉजी का एक रीडिंग दे ही दीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का हम लोग 9th 10th में उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। कुछ वर्ड है जैसे यूकेलिप्टस, अब जैसे आर्थ्रोपोडा, बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना, वो वर्ड सुना रहेगा, जैसे संयोजी उत्तक, अब ऐसा बहुत सारा वर्ड है, जब सुनिएगा फर्स्ट बार तो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट के लिए आपको बुक नहीं पढ़ना है उतना, क्योंकि पॉलिटी के लिए कोई 9th 10th तक अच्छा बुक है नहीं, तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसी से आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको मैथ से रिलेटेड और जीके जीएस से रिलेटेड पूरा जानकारी दे दिया। कल मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेड
और इंग्लिश से रिलेटेड दूंगा, और फिर ये बेसिक हो जाएगा तो फिर मैं जीके जीएस का शुरुआत करने जा रहा हूँ, पॉलिटी से शुरुआत करने वाला हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अपने बाकी दोस्तों को भी बताइए, और अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ समस्या आ रहा है। मैंने ग्रुप भी बना रखा है, उस ग्रुप में आप शेयर कीजिए अपने समस्या को, और घर पे अच्छे से बैठ के तैयारी कीजिए। आप कोई बहाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैं नीट एंड क्लीन रूप से आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक्सेलेंस क्लासेस बिरोल नाम से हम लोग का यूट्यूब चैनल है, जिसमें 11-12 के बच्चों के लिए भी वीडियो डाला जा रहा है। विवेक सर काफी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, उसमें वो 12 के बच्चों के लिए भी वीडियो बना के डालते हैं। निरंजन सर फिजिक्स डाल रहे हैं, और मैं इंग्लिश का कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वहां से आपका काम 11-12 का भी हो जाएगा। और प्लस में कंपटीशन के लिए आज शुरुआत कर दिया हूँ, तो कंपटीशन का भी वीडियो उधर उपलब्ध हो जाएगा। तो हम लोग का यही पर्पस है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका सब काम हो जाए, 11-12 भी हो जाएगा और प्लस कंपटीशन भी हो जाएगा। आप आइए और जॉब लेके सीधे जाइए। तो आप उस चैनल को प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना ज्यादा एफर्ट हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए। व्यूज बढ़ेगा तो हम लोग मोटिवेट होंगे और भी वीडियो बनाने के लिए। और अच्छे से घर पे बैठिए, और जितना जितना मैं डेली बताऊंगा उतना प्रिपेयर करते चलिए, तो आपका सब काम हो जाएगा, कोई भी डॉट्स नहीं रहेगा। और किसी भी तरह का डॉट्स होता है, कोई भी अलग से भी चीजें पूछना होता है, कमेंट में मुझे बताइए, अगले दिन मैं वीडियो में वो चीज डिस्कस करूंगा। आप रेलवे की अब लेकिन सिलसिलेवार ढंग से, ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब तो बता तो मैं सब कुछ सकता हूँ, मुझे सब आता है, बट पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री बताऊंगा, सिलसिलेवार ढंग से समाप्त नहीं होगा। तो जब मैं टॉपिक बताऊं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जैसे आज मैंने जितना बताया है उसमें कोई डॉट अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। अगला वीडियो मैं कल फिर लेके आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे, लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।